भाई बहुत सारे गेमर्स के लिए गेम के अंत में अपने कैरेक्टर को रोल होते हुए देखना काफी है, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने एक सुंदर ड्रैगन को बहुत ही दुष्ट राजकुमार से बचाया। शुद्ध सेरोटोनिन। हालांकि दूसरों के लिए खेल मुश्किल, तनावपूर्ण या लंबे समय तक नहीं चलते हैं, लेकिन ये गेमर अपनी स्किल्स को अलग स्तर पर ले जाते हैं। वे खुद के लिए चुनौतियां बनाते हैं, असंभव को संभव बनाते हैं। नो जंप मारियो रन से लेकर माइनक्राफ्ट में काम करने वाले कंप्यूटर बनाने तक, भाई इन गेमर्स ने कुछ ऐसा किया है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हेलो जिल्दा मेरे पुराने मित्र, अगर आप कभी ऐसे बच्चे रहे जो स्कूल के मैदान में अपने दोस्तों में बेकार खेलने के स्किल्स के बारे में बात करते थे, तो आपने शायद ये बात जरूर कही होगी, ओह हाँ, मैं तो अपनी आंखें बंद करके इस खेल को खेल सकता था। लेकिन शायद वहां आपका पैसा लगाना चाहिए जहां आपका मुंह है या जहां आपकी आंखें। किसी भी तरह पर किसी ने भी ऐसा ही किया। गेम्स डन क्विक 2015 में एक स्पीड रन शामिल हुआ जिसका नाम था रन रग्यू 2489, और उसने फैसला किया कि वे N64 क्लासिक जिल्दा में खेले। ओकारिना ऑफ टाइम में आंखों पर पट्टी बांधकर खेलेंगे। पूरे रन के दौरान इस रन रग्यू ने एक काली मोटी पट्टी अपनी आंखों पर पहनी और एक बार भी बाहर नहीं झांका। रन रग्यू दो चीजों पर ज्यादा निर्भर थे, पहले उसका गहन ज्ञान और उसे याद रखना, क्योंकि वो पहले भी कई बार इस तरह से खेल चुके थे, इसलिए उसे इसके बारे में लय और गति बहुत अच्छी तरह से मालूम थी। दूसरा, वे बिल्कुल ध्यान से लोगों के संकेतों को सुन रहे थे। कुछ साउंड इफेक्ट तब ट्रिगर होते हैं जब राक्षस ओवरवर्ल्ड में दिखाई देते हैं, जब आइटम पिकअप के लिए उपलब्ध हो जाती है और जब बॉस अलग अलग हमले करना शुरू करते हैं। इसे करने में बैक लिफ्टिंग और साइड स्टेपिंग बहुत ज्यादा काम आती है, क्योंकि जब वो उन्हें करता है तो लिंक हमेशा एक निर्धारित दूरी तय करता है। इस बात को आप ध्यान में रखें कि इस इवेंट में रन रग्यू पूरी तरह से खेल को नहीं हरा पाए, बल्कि इसमें सिर्फ उन काल कोठरी को पूरा किया जिन्हें आप चाइल्ड लिंक के रूप में हरा सकते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके पास पूरे रन का अभ्यास करने के लिए ज्यादा समय नहीं था, और GDQ मेजबान भी, मुझे लगता है ये काफी संदेहजनक था कि बिना टाइम स्लॉट के इस रन को पूरा किया जा सकता था। तब से हालांकि रन रग्यू ने पूरे खेल को आंखों पर पट्टी बांधकर अपने YouTube चैनल पर पूरा किया और दूसरे रनर्स को भी ऐसा करने के लिए बहुत हद तक प्रेरित किया है। और 2022 में एक ऐसा रनर आया जिसका नाम बुजिया था। उसने अपनी आंखों पर पूरी तरह से काली पट्टी बांधकर 35 मिनट के धमाकेदार टाइम में खेल को पूरा कर दिया। यार, अगर मैं गंडोफ होता ना तो मुझे अपमानजनक लगता। एवरेस्ट के विजेता EVE ऑनलाइन एक विशाल अजीब जानवर है। ये अपनी कॉम्प्रिहेंसिव इन गेम अर्थव्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है, जो रियल वर्ल्ड पैसे के आधार पर चलती है। इस गेम में वर्चुअल नाइट क्लब जो सैकड़ों हजारों डॉलर में रैंक करते हैं, और बड़े पैमाने पर वर्चुअल स्पेसशिप्स भी थे जो एक घर के बराबर होते थे। पर अफसोस की बात, ये घातक अंतरिक्ष युद्धों के दौरान खत्म हो गए। ये एंट्री EVE की अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं है, हालांकि ये इसके आकार के बारे में है। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं कि गेमर्स को लुभाने के लिए एक गेम को बहुत बड़ा होना चाहिए ताकि वो इसमें मेहनत की कमाई खर्च कर सके। और भाई, क्या EVE इतने बड़े हैं? EVE लगभग 66,856 ग्रहों का आनंद लेता है, जिसमें गैस दिग्गज लगभग 44,000 से ज्यादा हैं। मतलब कि आप आसानी से उन पर उतर सकते हैं। ये सारे ग्रह 8,031 सिस्टम के भीतर समाहित हैं, जिन्हें खिलाड़ी सक्रिय रूप से देखते हैं। और साल 2009 में एक खिलाड़ी ने उन सभी का दौरा करने का फैसला किया। ये है कटिया सही, एक मॉडर्न समय का आभासी अंतरिक्ष यात्री। तो सिस्टम से सिस्टम की यात्रा करते हुए कटिया को उन टिपिकल चिंताओं को नेविगेट करना पड़ा जिन्हें सभी EVE खिलाड़ी फेस करते हैं। फ्यूल की खपत, इक्विपमेंट का रखरखाव और निश्चित रूप से दूसरे खिलाड़ी। याद रखें कि मैंने कैसे कहा था कि इससे पहले अंतरिक्ष युद्ध में सैकड़ों हजारों डॉलर उड़ाए गए थे। खैर, कटिया ने बिना एक भी जहाज को खोए अपनी यात्रा पूरी सफल बनाई, ये देखते हुए कि यहाँ प्रति घंटा 750 से ज्यादा जहाज नष्ट हो जाते हैं। ये काफी बड़ी उपलब्धि है। कुल मिलाकर कटिया ने यात्रा को पूरा होने में एक दशक लगा दिया, जो कि 2009 में शुरू हुई थी और 2019 में समाप्त हुई। इसका मतलब है कि उनकी इस यात्रा में उसने 2 राष्ट्रपति वाहिन का जन्म, बिक्री और गिरावट और गेम ऑफ थ्रोन्स के सभी 7 सीजन देखे होंगे। जी हाँ, 7, सभी 7। हम 8 की बात नहीं कर रहे। उनके प्रयासों को देखकर कटिया को पोलारिस के देव केवल ग्रह के लिए आमंत्रित किया गया, जिसके अंदर उनके सम्मान में इन गेम स्पेस स्मारक बनाया गया, जिसने इस विश्व रिकॉर्ड को गिनीज बुक में शामिल करवाया। और मेरे माता पिता ने कहा था कि अगर मैं अपना समय वीडियो गेम खेलने में बताता हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा भाई। गो ब्रोक और डाई ट्राइन। क्या आपको याद है जब मैंने मारियो में 2 चीजों का नाम देने के लिए कहा था, जिसमें कूदना और सिक्कों को इकट्ठा करना सबसे स्पष्ट था? खैर छोड़ो, क्योंकि वक्त आ गया है कि हम दूसरी चीजों को भी एलिमिनेट करें। तो मारियो के खिलाड़ी सीव गेमिंग ने मारियो को अपना कैपिटलिस्टिक इंपल्स मानने से 2018 मना कर दिया। पर चलो देखते हैं कि क्या वे सिक्कों को इकट्ठा किए बिना न्यू मारियो सुपर ब्रदर्स यू को पूरा कर सकते हैं। हालांकि ज्यादा मुश्किल नहीं लगता, लेकिन ये चुनौती असल में संभव है। ऐसा इसलिए है क्योंकि निंटेंडो चाहता है कि आप सिक्के इकट्ठा करें, गेम को पावर अप खरीदने और एक्स्ट्रा
लाइफ अर्जित करने के लिए डिजाइन किया गया है। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कोई उन सभी से बचने की कोशिश करेगा, पर खेल के कई क्षेत्र सिक्कों से इतने भरे हुए हैं कि उनसे आसानी से बचा नहीं जा सकता। इसका मतलब यह था कि स्टीव के लिए खेल के दौरान बिना सिक्के उठाए चलना बहुत ही मुश्किल था। सिक्के से बचने के आसान तरीके को अक्सर पावर अप लेने के लिए पहले लेवल पर वापस जाना पड़ता था, जो कि आप बाद में बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इस जगह से मारियो बिना सिक्का उठाए नहीं निकल सकता, लेकिन मिनी मारियो ऐसा कर सकता है। आखिरकार सीयू सड़क में एक जगह तक पहुंच जाता है जहां प्लेटफॉर्म्स की पूरी सीरीज सिक्कों से भरी पड़ी है, या ये पाइप जिससे छोड़कर आप सिक्का इकट्ठा करने के लिए मजबूर हैं। दुर्भाग्य से सीव ने महसूस किया कि इसका मतलब यह है कि वो सबसे कम सिक्कों के साथ खेल को हरा सकता है, और सबसे कम था एक सिक्का। ये निराशाजनक है, पर खैर सीव इतना निराश था कि वो इन प्लेटफॉर्म्स पर ये देखने के लिए वापस गया कि क्या वो कुछ रास्ता खोज सकते हैं या नहीं। और यहीं पर उन्होंने एक पुरानी गति से चलने वाली चाल की खोज की। जी हाँ, पाइप के साइड से बिल्कुल पाइप की दिशा में चलना और उस एनिमेशन को छोड़ना जहां संभव है आप उसमें चूसे जाते हैं। इसका मतलब था कि वो एक एकोन सूट के साथ दीवार के किनारे से छलांग लगाने में सक्षम था और सही समय पर किक मार सकता था, ग्लाइड कर सकता था, फिर पाइप की तरफ बढ़ सकता था, और उसने बिल्कुल ऐसा ही किया, जिसके बाद मारियो सिक्के जमा किए बिना बाउसर को हराने में सक्षम रहे। बहुत बड़ी सफलता है कॉमरेड मारियो। क्या सिर्फ नृत्य? आप कट्टर गेमर होने की वजह से बहुत सारे स्वास्थ्य जोखिम उठा सकते हैं। शुरुआत करने वालों के लिए दोहरावदार तनाव की चोट, कंधों में अकड़न, आंखों में खिंचाव, पीठ के निचले हिस्से में दर्द और चर्बी बढ़ जैसे कुछ नाम है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बता दूं कि कुछ गेम मैराथन आपके स्वास्थ्य के लिए गंभीर दीर्घकालिक खतरे पैदा करते हैं? तो आपको इस तरह की कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर आप नृत्य के दीवाने हैं तो ये है कैरी स्विडेकी, और वो अब तक का सबसे शारीरिक रूप से दर्दनाक गेमिंग रिकॉर्ड रखती है, क्योंकि वो एक जस्ट डांस चैंपियन है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आपको बता दूं, जस्ट डांस गेम एक मोशन सेंसिंग डिवाइस का इस्तेमाल करके आपके रियल वर्ल्ड डांस स्किल्स को ट्रैक और मॉनिटर करते हैं। इसका मतलब है कि कई लंबे गेमिंग सेशन के विपरीत अगर आप जस्ट डांस के प्रो बनना चाहते हैं तो आपको अपने पैरों पर खड़ा होना होगा और साथ ही घंटों तक अपने शरीर से काम करना होगा। स्वीडेकी ने पहली बार सुर्खियां साल 2010 में बटोरी जब उन्होंने लगातार शरीर को तोड़ने वाले 15 घंटों तक जस्ट डांस रिवॉल्यूशन खेलकर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। अगले साल उसने 1 घंटे में अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया और अगले 2 साल के बाद अपने पागलपन को एक ऐसे लेवल तक ले गया जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जी हाँ, उसने पूरे 24 घंटों के लिए जस्ट डांस सेंट्रल को खेला। भाई साहब, मैं तो 24 घंटे जाग भी नहीं सकता। अब इस पॉइंट पर मुझे ये उल्लेख करने की जरूरत है कि कोई भी मेडिकल पेशेवर आपको पूरे दिन एक्सरसाइज करने की सलाह नहीं देगा। इतना ज्यादा एक्सरसाइज आपको सीधा ओवर एक्सरसाइज की तरफ लेकर जाएगी, जो आपके शरीर में दर्द, थकान और कंकाल की मांसपेशियों के टूटने का कारण बन सकता है। इससे आपके शरीर पर लॉन्ग टर्म डैमेज का प्रभाव हो सकता है। लेकिन फिर भी स्वीडेकी खुद को दिए गए दर्द से अभी तक पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी और 2015 में उसने एक विश्वास न करने वाला प्रयास शुरू किया। न केवल उसने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए, न कि इसे दोगुना करने के लिए, बल्कि इसे लगभग 6 गुना ज्यादा करने के लिए। जी हाँ, 11 जुलाई से 17 जुलाई तक स्वीडेकी ने डांस के अलावा कुछ भी नहीं किया। बस कुछ मिनटों के ब्रेक के साथ अंत में 138 घंटों को पागल कर देने वाले समय को पूरा किया। ये अब तक की सबसे लंबी गेमिंग मैराथन का विश्व रिकॉर्ड है भाई। पर्सपेक्टिव के लिए ये सबसे लंबे माइनक्राफ्ट गेमिंग मैराथन से 100 घंटे लंबा है। आपको क्या लगता है कि आपके शरीर पर कौन सा खेल कठिन होगा? उस विशाल उपलब्धि के बाद स्वीडेकी आज तक अपराजित रही है और सबसे खास बात, उसने इस सारी कमाई को दान के लिए लाइव स्ट्रीम किया। जस्ट डांस को भूल जाइए, अगर मेहनत से करने की सोची भी ना तो मैं जस्ट ड्रॉप डेड होता भाई। कंट्रोल फ्रेक्स। सभी खेलों में एक बात बिल्कुल कॉमन होती है, सबसे कैजुअल पहेलियों से लेकर सबसे फ्रंटेक्स बीट एम अप तक हर खेल में किसी न किसी तरह के कंट्रोलर का इस्तेमाल किया जाता है। कई गेमर्स के लिए चैलेंज रन हर आइटम को इकट्ठा करने या कभी हिट होने से गेम को हारना नहीं होता, बल्कि सिर्फ इनपुट के साथ खेलने से होता है। उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूँ कि आपको डोंकी कोंगा याद है? मुझे यकीन है तुम्हें बिल्कुल याद नहीं होगा। ये एक डोंकी किंग रिदम गेम था, जिस गेम में इलेक्ट्रॉनिक बोंगो के सेट पर 2000 के हिट कवर के साथ बॉन्डिंग शामिल थी। और साथ ही जब हिट की बात आती है तो यहाँ गेमर बेंजामिन गिविन इन रिडिकुलस कंट्रोलर्स का इस्तेमाल करके दूसरे प्लेयर्स जैसे ऑस्ट्रीन और स्मूक को हराते हैं। ये ओरिजिनल डार्क सोल्स में सबसे पेचीदा फाइट्स में से एक रही है। Wait a second.
हाँ, जब उसका माइक ताली बजाता है तो वो ट्रिगर करने के लिए अपना बैक बटन भी सेट करता है। पागल है ना। बहुत सारे लोग इस खेल को सामान्य रूप से नहीं हरा सकते। जैसा कि आप देख सकते हैं, उसने बोंगो के अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग प्ले स्टेशन इनपुट से मैप किया है। मैं भी डबल बॉक डॉज रूल का बड़ा फैन हूँ, जो एक ढेर लगाने वाले हथौड़े और दर्द के भाले से बचने के लिए। हालांकि एकमात्र निराला निंटेंडो का पेरिफेरल नहीं है जिसने इस सीरीज को सर्वश्रेष्ठ बनाया है। जीरो लेनी ने दुनिया को चौंका दिया था जब उसने डार्क सोल्स 2 को वी जिपर के साथ हरा दिया। ऑन थीम उन्होंने पूरे रन में एक क्रॉसबो का इस्तेमाल किया। यहाँ एक और लेजेंड लिलिएगी है जो समुराई स्लेशर सेक्रो को सबसे तेज समय में हराने का रिकॉर्ड रखने वाले इंसान है। उसने खुद को एक चैलेंज किया कि वे फंकी पेरिफेरल का इस्तेमाल नहीं बल्कि अपने खुद के फंकी पैर का इस्तेमाल करेंगे। हिंसा और राक्षसों के बावजूद ये शायद फुट गेम का सबसे अच्छा इस्तेमाल है जो अब तक इस साल मैंने देखा है, जबकि ये सभी पेरिफेरल और एयर फुट प्ले निश्चित रूप से प्रभावशाली हैं, लेकिन ये हमारे अगले इंसान की तुलना में कुछ भी नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उपनाम वाले इंसान रोबोटेटर ने स्काईरिम गेम को आलू पर खेलने का एक तरीका खोजने में कामयाबी हासिल की है। यूं कहीं के आलू के कलेक्शन पर कैसे? खैर, रोबोटेटर ने पहले हर एक आलू को तारों के साथ एलिगेटर क्लिप से जोड़ा। इसके बाद इन तारों को एक मेकी सर्किट बोर्ड में से एक साथ जोड़ दिया जिसमें हर आलू का इनपुट कीबोर्ड की एक स्पेसिफिक की के बराबर जुड़ा हुआ था। और इसके बाद इन जनाब ने तारों के साथ अपनी उंगलियों और सर्किट के दूसरे हिस्से को जोड़ दिया। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट आलू के माध्यम से पास हो सकता है, इसका मतलब ये था कि रोटेटर जब भी किसी आलू को छूता तो अनिवार्य रूप से एक सर्किट पूरा हो जाता, जिससे वे आलू एक कीबोर्ड सिग्नल जनरेट कर सकता था। अब रोबोटेटर इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता था, लेकिन वो कम से कम मेरी दादी के रूप में इस स्कीमर गेम का अनुभव प्राप्त करने में सक्षम था। टॉप केले को अंतिम रूप से बचा कर रखते हुए फिलहाल मैं सुपर लुइस 64 का जिक्र करना चाहूंगा, जिन्होंने डार्क सर्कल 3 को हरा दिया था, वो भी बस कुछ खेलों के साथ। रोबोटेटर के जैसे सेटअप के साथ भाई मैं शर्त लगा सकता हूँ कि तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि बोंगो वाली की तुलना में ज्यादा गधा कॉन्क उपयुक्त डार्क आत्माएं दौड़ेंगी। एक जादुई कार्प। सबसे अच्छी चीज जो पोकेमोन गेम के अंदर है वो है इसका एवोल्यूशन मैकेनिक। जी हाँ, आपके पास अगर पर्याप्त अनुभव पॉइंट्स हैं तो आपका कमजोर छोटा शलजम एक शक्तिशाली फूल में बदल सकता है, या आपका छोटा शौकीन दोस्त एक बड़ा शौकीन दोस्त बन सकता है। खैर, तो 2019 में एक गेमर आया जिसका नाम था जे रोज 11। उसने देखा कि एवोल्यूशन इस गेम को आसान बना देता है, इसलिए उसने पोकेमोन फायर रेड को मात देने की सोची, बस एक मैगी कार्प के साथ। जी हाँ, एक कमजोर पोकेमोन की एकमात्र खासियत यह है कि वे अपने रिडीमिंग फीचर की मदद से एक शक्तिशाली ग्याराडोस में इवॉल्व होता है। एक मोड का इस्तेमाल करके अपने स्टार्टर को लेवल 1 मैजिकर्प के साथ बदलकर जे रोज ने अपनी यात्रा की शुरुआत की, और गेट के ठीक बाहर उसके इंतजार में बाधाएं भी खड़ी थी। और शुरुआत में मैजिकार्प हमला भी नहीं कर सकता जब तक कि वो लेवल 15 तक नहीं पहुंचते। इसका मतलब यह है कि बाधाओं के साथ निपटने के लिए उसे 40 के 40 स्प्लैश इस्तेमाल करने होंगे। ये एक बेकार मूव है जो कुछ भी नहीं करता है। तो पोकेमोन अपने सभी मूव्स का इस्तेमाल करके स्ट्रगल इस्तेमाल करने के लायक होता है। स्ट्रगल से थोड़ा डैमेज मिलता है और यूजर को परेशान करता है, लेकिन रन के बड़े हिस्से के लिए जे रोज के पास इस पर भरोसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसके साथ रन की शुरुआत करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर जे रोज हील करने के लिए एक पोके सेंटर का दौरा करते हैं तो उसे 40 स्प्लैश फिर से मिल जाएंगे, जिसका मतलब है कि उसे आगे बढ़ने के लिए फिर से उनका इस्तेमाल करना होगा। जे रोज ने पहले भी ओरिजिनल पोकेमोन रेड पर चुनौती का प्रयास किया था, लेकिन दुख की बात यह है कि असंभव था। ऐसा इसलिए है क्योंकि ओरिजिनल खेलों में स्ट्रगल एक नॉर्मल प्रकार की चाल है, और नॉर्मल प्रकार की चालें घोस्ट पोकेमोन को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जे रोज उसको बहुत देर के बाद पता चला कि खेल में कई तरह के अनअवॉइडेबल भूतिया लड़ाई भी शामिल है। पर रीमेक में स्ट्रगल का कोई प्रकार नहीं है और सिर्फ फ्लैट डैमेज से ही डील करना पड़ता है, इसलिए ये भूतों को चोट पहुंचा सकता है। इससे पहले कि आप ये सोचेंगे खेल आसान हो गया, लेकिन ध्यान रहे जे रोज के पास अभी भी एक भयानक पोकेमोन है जिसमें कोई उपयोगी चाल नहीं और बहुत सारी कमजोरियां भी है। जे रोज ने यह भी सिखाया है कि पोकेमोन के स्टेल्थ मैकेनिज्म कैसे काम करते हैं ताकि वो मुश्किल लड़ाई से बच सके। हाँ, मुझे पता था इस गेम में स्टेल्थ मैकेनिक्स भी तो थे। तो अंत में ओवर लेवल्ड होने के बावजूद अंतिम लड़ाई अब बहुत ही करीब है। जे रोज ने किसी तरह से इस खेल के चैंपियन को हराने में सफलता हासिल की, वो भी 99 के लेवल पर सिर्फ 21 हिट पॉइंट शेष के साथ। भाई आप ही बताओ ये अगले स्तर की उपलब्धि है या नहीं? तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले गेमिंग चैंपियन से। नतीजे पर मत कूदो। यहाँ पर दो ऐसे मैकेनिक्स हैं जो कि लगभग मारियो गेम में सफल होते हुए नजर आते हैं। वो है जंप करना और सिक्के कलेक्ट करना। लेकिन 2018 में एक दिग्गज गेमर गेम चैंप 3000 ने फैसला किया कि ये तो बहुत ही आसान था, इसलिए उसने सुपर मारियो ओडिसी गेम में जंप का इस्तेमाल करे बिना पूरा करने की अपनी यात्रा शुरू की। सौभाग्य से ओडिसी के पास जंप को ट्रैक करने का एक तरीका भी था, और अगर आप खेल को जीत जाते हैं तो आप टॉर्डेट के साथ चैट कर सकते हैं, जो आपके खेल के बारे में सभी दिलचस्प बातें बताता है, जिसमें शामिल है कि आपने कितनी बार जंप किया। तो अब गेम चैंप्स के पास अपने खेल
खेल का रिव्यू करने का एक तरीका था, तो उसने खुद ये खेल शुरू कर दिया। वो ज्यादातर एक्सट्रीम पार्कर का इस्तेमाल करती थी, जैसे कि अपनी टोपी को फेंकना, जिसे कैपी कहा जाता, और एक जंप के बाद हवा में रहकर उछलती थी, जबकि ये भी एक जंप के समान दिखता है, लेकिन इसे जज करना मुश्किल है और तब रिलायबल है, इसलिए इसे जंप नहीं माना जाता। तो जब गेम चैंप को मारियो एयरबोर्न मिला तो उसने कहीं भी जाने के लिए कुछ क्रेजी वॉल किक और डाइव बॉम्ब को अंजाम दिया। तो एक अद्भुत फ्री रनिंग एडवेंचर गेम के बाद गेम चैंप ने ओडिसी को सिर्फ जंप का पता लगाने में हरा दिया, और उसने लगभग 29 बार जंप भी किया, लेकिन हालांकि इसे खोजना काफी मुश्किल है। लेकिन गेम चैंप इस बात से अनजान नहीं था, क्योंकि उसने पहले भी ज़ेल्डा गेम ब्रीथ ऑफ द वाइल्ड के लेजेंड को बिना एक बार चढ़ाई के हराया था। तो वो घर पर बैठकर ये असंभव बाधाओं को पार कर रही थी। उसने ऐसा पर्यावरण का इस्तेमाल करके किया था, जैसे चीजों को ढेर करके, और महत्वपूर्ण गोल्स को पूरा करने के लिए वे अक्सर लंबे रास्ते तय करना पसंद करती थी, और जब भी उसके सामने एक पहाड़ आता था तो उस पर चढ़ने के बजाय मुश्किलों के साथ बगल से जाने की कोशिश करती थी, और तब रुकती थी जब उसे लगता था कि रास्ता उसे चढ़ाई एनिमेशन की तरफ लेकर जा रहा है। तो अभी कहने की जरूरत नहीं है कि इस अनुभव के बाद गेम चैंप चतुर समाधान के साथ आने के लिए कोई अजनबी नहीं थी। इसलिए मारियो पर लौटते हुए गेम चैंप्स ने इस बात को महसूस किया कि अजीब प्रोग्रामिंग की वजह से मारियो ओडिसी ने एनपीसी को जंप के रूप में काउंट किया। उसने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप बोलने के लिए ए बटन दबाते हैं तो चैट बॉक्स दिखाई देने से पहले गेम के इसे एक जंप के रूप में फ्लैग करना होता है, जो जंपिंग एनिमेशन को कैंसिल कर देता है। तो ये खेला जाया होने के बावजूद उसने दूसरी बार अकेले दौड़ शुरू की और किसी से बात भी नहीं की। खेल को फिर से हारने के बाद गेम चैंप टोडेट के पास फिर आया, क्योंकि उसे भयानक बदला लेना था। इस बार उसने सिर्फ एक बार जंप किया। ये उसके लिए बहुत ही बुरी बात थी, लेकिन इस जंप के बिना आगे बढ़ना नामुमकिन था। ऐसा इसलिए था क्योंकि खेल में फर्श पर एक कट सीन था जो मारियो के साथ समाप्त होता था। तो उसने आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका, जी हाँ आपने अनुमान सही लगाया, जंप करना चुना। हालांकि खुद को कंपोज करने के बाद उसने एक आसान समाधान के बारे में सोचा, मल्टीप्लेयर, क्योंकि 2 प्लेयर मोड में दूसरा खिलाड़ी केपी को कंट्रोल कर सकता है। एक चीज जो केपी कर सकता है वो है मारियो को पोक करना, जिससे वो हवा में उछल जाए। और फिर क्या, इस जंप को जंप नहीं माना जाता। तो मुश्किल से गेम चैंप्स ने अपना तीसरा और अंतिम रन पूरा किया और ये साबित किया कि आप बिना कूदे गेम को हरा सकते हैं, और मारियो को कभी भी लेग डे स्किप करने की चिंता नहीं करनी चाहिए। एक दूर का लक्ष्य। तो भाई माइनक्राफ्ट एक ऐसी सैंडबॉक्स गेम है जो खिलाड़ियों को उनके आसपास मिलने वाली चीजों से कुछ बनाने का काम देती है। मेरा मतलब भाई कुछ भी। क्या एक ट्री हाउस? बिल्कुल हाँ। ये एक विशाल शौचालय तो नहीं? क्यों नहीं, यह एक पूरा शहर। अरे भाई अपने सपनों को पूरा करो। इसके सर्वाइवल मोड में खिलाड़ियों को एक बड़ी दुनिया में फेंक दिया जाता है और जीवित रहने का काम सौंपा जाता है। ये दुनिया बहुत ही बड़ी और एल्गोरिथम से तैयार की जाती है, जिससे खेलने के लिए बहुत बड़ी जगह बना सकते हैं, जिसकी शायद ही कभी जरूरत होगी। हालांकि सभी एल्गोरिथम की अपनी सीमाएं हैं और माइनक्राफ्ट में ये लगभग 12.5 मिलियन ब्लॉक दूर है, जहां से खिलाड़ी पहली बार घूमता है। इस पॉइंट पर ऐसे इलाके बने होते हैं जो अस्थिर और अजीब होने लगते हैं, और कुछ कठोर नियम भी डिफाई होने लगते हैं, जो कि आमतौर पर नियंत्रित करते हैं कि कैसी दुनिया दिखाई दे रही है। इसलिए माइनक्राफ्ट कम्युनिटी के खिलाड़ियों ने इन अजीब किनारों को द फार लैंड्स का नाम करार दिया है। गेम के क्रिएटर नॉश ने बताया कि उन्होंने सोचा था कि बिना धोखे या चीट के दूर के इलाकों तक पहुंचना संभव होगा, लेकिन विच गेमर किलो क्रेजी मैन ने इसे पर्सनली एक चुनौती के रूप में लिया और साल 2019 में किलो ने माइनक्राफ्ट की दुनिया के सबसे गहरे कोने से अपनी लंबी यात्रा शुरू की और 9 महीनों तक किलो अपने इस एडवेंचर को डॉक्यूमेंट करता रहा। और कभी कभी तो वे एक दिन में ही कई वीडियो अपलोड करते थे जो कई घंटे लंबी भी होती थी। वे अपने लक्ष्य के जितना करीब होते गए, ये खेल उतना ही पिछड़ता चला गया, और शायद ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि खेल को ज्यादा भूभाग में स्पॉन करने और ट्रैक करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, जैसा कभी एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो फिर 19 जून 2020 को किलो ऐसे पहले गेमर बन गए जिसने कानूनी रूप से इस रहस्यमयी वंडरलैंड में अपना कदम रखा, जिससे गेम ने हमेशा छिपा रहने का इरादा किया था। अगर हर ब्लॉक मोटे तौर पर एक कदम के बराबर है तो हम मानते हैं कि माइनक्राफ्ट के अवतार की औसत ऊंचाई 5-10 तक तो है। इसका मतलब है कि किलो की इस भूमि पर यात्रा 5705 मील से ज्यादा के बराबर होगी, और ये डिस्टेंस एलए से न्यूयॉर्क के रास्ते से दोगुना है। अगर आप मुझसे पूछें तो उनका रियल लाइफ कदम काउंटर भी 0 पर ही है मेरे भाई। इमोशनल डैमेज रन। तो भाई द डार्क सोल्स ट्रिलॉजी को खास तौर पर गेमिंग की सबसे टफ मॉडर्न फ्रेंचाइजी माना जाता है। यह ज्यादातर कड़ी लड़ाई, कठिन मालिकों और नापाक जाल के लिए जानी जाती है, और यह संभावना है कि ज्यादातर गेमर्स इस आइकॉनिक यू डाइड स्क्रीन को किसी भी प्ले थ्रू पर दर्जनों बार देखेंगे, पर यह सिर्फ तब तक रहेगा जब तक कि आप हैप्पी हॉब नहीं है, जो 2017 में एक भी हिट के लिए बिना फ्रेंचाइजी के हर गेम को पूरा करने वाले पहले इंसान बन गए थे। जी आपने बिल्कुल सही सुना, मरने के बिना नहीं बल्कि एक भी हिट लिए बिना।
अगर तो आपने ये गेम कभी खेला है तो आप ये बात जरूर जानते होंगे कि ये कितना मुश्किल है। तीसरे गेम में कुछ बॉसेस के पास कई क्विक और अनफॉरगिविंग कॉम्बो हैं और खासतौर पर डार्क सोल्स 2 एक बहुत लंबा गेम है जिसमें बहुत ही कम हिट बॉक्स होते हैं। सोचो कि किसी के पास आगे बढ़ने के लिए समय की कड़ी सीमा थी। पर चलो इसे छोड़ देते हैं। इस चौंका देने वाले कारनामे को पूरा करने के बाद होब ने फैसला किया कि ये उसके लिए पर्याप्त नहीं था और फिर उसने कुछ अलग और मर्दवादी करने का प्रयास किया। उसने 3 हिट गेम्स को हिटलेस हराने का सोचा। इसका मतलब है कि अगर हॉब एक बार हिट हो जाता है तो उसे पहले गेम में वापस जाना होगा और गैस लगाओ कि क्या होगा। वो घटना उसके साथ कई बार घटी। एक उदाहरण में भाई ये नजारा दिल दहला देने वाला है क्योंकि बिल्कुल आखिर रन के दौरान उसके साथ कुछ ऐसा हुआ। No! Oh my God! No way! No way! अरे यार, मुझे लगा था कि टाइटैनिक का हादसा ही दिल तोड़ने वाला था। इस चुनौती से हार कर हॉब 1 महीने बाद फिर अपने इरादों के साथ मजबूत हो गया। उन्होंने कई ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया जो हल्के इक्विपमेंट के भार और कम हेल्थ के आधार पर उनके डैमेज को बूस्ट करते थे, जो समझ में आता है। अगर आप हिट होने की योजना नहीं बनाते हैं तो फिर कवच का क्या फायदा। तो कुल 12 भीषण दर्द के महीनों के बाद हॉब ने आखिरकार ऐसा किया और वे ट्रायोलॉजी के पहले ऐसे सर्वश्रेष्ठ गेमर बन गया, और वो भी अपने शरीर पर बिना किसी चोट के। बेशक उसके क्रूर और पर पीड़क दर्शक ने उसे इस जीत का जश्न पहले 5 मिनट के लिए मनाने नहीं दिया और ये पूछने लगे कि वे इस तरह का खेल ब्लड बॉन्ड, सीक्रो और डेमन सोल्स कब खेलेंगे। डार्क सोल्स के डेवलपर द्वारा दूसरे खेलों को बोलचाल की भाषा में सोल बॉर्न के रूप में जाना जाता है। खुश होने के लिए उत्सुक और शायद इस पॉइंट पर इमोशनल दर्द से सुन हॉब ने 5 गेम रन को साल 2019 और 6 गेम रन को साल 2021 में पूरा किया। मुझे पता है एल्डन रिंग हाल ही में सामने आई है, लेकिन यार उसके पास काफी था। एक्सट्रीम मारियोथॉन स्पीड रनिंग गेम किसी खेल को कितना जल्दी हो सके हरा देने के बारे में हो सकते हैं, लेकिन गॉड टाई गेमर्स क्रिस्म और वल्लू 111 आपको बता सकते हैं कि इसका मतलब हमेशा तेज दौड़ना नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि समर गेम्स डोन क्विक 2016 में दोनों प्लेयर्स ने एक दूसरे के खिलाफ ऐसे प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है जो गेमिंग की दुनिया में सबसे मुश्किल है, द 602 रन। इस गाउंटलेट में आपको हर एक स्टार कलेक्ट करना है, जिसमें मारियो 64, सनशाइन मारियो, गैलेक्सी और गैलेक्सी 2 शामिल है, और एक के बाद एक कुल 602 सितारे हैं और शायद शाइन भी। मुझे लगता है मारियो सनशाइन थोड़ा अजीब है। ये दौड़ जैसा कि आप शायद कल्पना कर सकते हैं शातिर है और इसमें बहुत वक्त लगता है। हालांकि बैक टू बैक ये चारों गेम खेलना मुश्किल है, लेकिन ये मारियो गेम है। इन प्लेटफॉर्म्स को बहुत हद तक ऑप्टिमाइज किया गया है। यहाँ हर गेम में दर्जनों सटीक पेचीदा युद्धाभ्यास हैं जो जल्दी से खेलने के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ आपका एक गलत कदम आपके 1 मिनट को बर्बाद कर सकता है, और जरूरी बात यह है कि आपको ये बात याद रखकर खेलनी होगी कि यहाँ हर वो खिलाड़ी आपसे बेहतर हो सकता है जो आपके खिलाफ दौड़ रहा है। ये ड्यूल मोड की एक टक्कर थी। क्रिस्म इस रन में बहुत आगे जा चुके थे, लेकिन 18 घंटे तक थकान के कारण वो पिछड़ने लगे, और तभी ओलू ने इस बात का फायदा उठाने की कोशिश की और तेजी दिखाई और बीच की दूरी को कम करने में किसी तरह से कामयाब हो गए। आखिर में दोनों खिलाड़ियों ने लगभग एक ही समय में मारियो गैलेक्सी 2 के अंतिम चरण में प्रवेश किया। इस लेवल को उचित रूप से द परफेक्ट रन कहा जाता है और मैं आपको अनुभव से बता सकता हूँ ये काफी मुश्किल है। मैंने निजी तौर पर खेलकर गैलेक्सी 2 के सभी स्टार्स को इकट्ठा किया है, सिवाय इसके मैं ऐसा नहीं कर सकता। इस लेवल पर कुछ सबसे विश्वासघाती प्लेटफॉर्मिंग शामिल है जो कि निंटेंडो शायद ही कभी तैयार किए होंगे, और इसे बंद करने के लिए आपका हेल्थ कम होकर 1 पाउंड पहुंच जाता है। तो एक स्ट्राइक और आप बाहर। तो क्राइम और वोलुल गेमिंग कुर्सी पर 21 घंटे से बिताने के बाद लगभग एक ही साथ इस लेवल को शुरू किया। उन दोनों ने बुमेरांग को चकमा दिया, बादलों के ऊपर छलांग लगाई और लेजर से पूरी तरह बच गए। अंत में वोलू जीत हासिल करने में कामयाब रहे, वो भी बस 5 सेकंड से। भाई 21 घंटे और 40 मिनट की दौड़ के बाद 5 सेकंड से जीतने वाले के हक में फैसला गया। पर उसके बाद रन को और ज्यादा ऑप्टिमाइज किया गया, जिसमें गेमर ओडेमे ने रिकॉर्ड जीत हासिल की, जिसने 19 घंटे 57 मिनट में 2020 में गेम जीता था। फिर भी मुझे लगता है कि हर किसी को अपनी एम्ब्लेस्ड कैप क्रिस्प और वोलू 111 को देनी चाहिए उनकी 2016 की ऐतिहासिक बाउट के लिए। ये एक दौड़ की बिल्ली थी भाई। माइनक्राफ्ट में माइनक्राफ्ट हमने पहले से ही कुछ अद्भुत चीजों को कवर कर लिया है जो कि माइनक्राफ्ट में बनाई गई हैं, लेकिन इस अगली रचना की तुलना में वो कुछ भी नहीं है जो रेडस्टोन नामक किसी चीज पर निर्भर करती है। रेडस्टोन माइनक्राफ्ट गेम के अंदर बहुत ही रेयर मटेरियल है जिसकी खासियत यह है कि ये एक इलेक्ट्रिकल करंट को कैरी कर सकता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट कर सकता है। रेडस्टोन का इस्तेमाल आमतौर पर प्यारी छोटी चीजों के लिए किया जाता है, जैसे मूविंग ड्रॉब्रिज या ऑटोमेटिक कृषि मशीन में। हालांकि जैसा कि माइनक्राफ्ट अब तक का सबसे ज्यादा बिकने वाला वीडियो गेम है, तो रेडस्टोन अधिक दृढ़ इंसानों के हाथों में
जाने का रास्ता बनाने के लिए बहुत जरूरी था। आपने देखा होगा कुछ गेमर्स ने ये फैक्ट महसूस किया है कि अगर आप इस बारे में चतुर हैं कि आप रेडस्टोन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो आप अनिवार्य रूप से खेल में काम करने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स बना सकते हैं। और अगर आप एक स्क्रीन बनाने का तरीका खोज सकते हैं तो फिर कुछ भी संभव है। उदाहरण के लिए राइटर आई रियल लाइक स्टार्स को ले लीजिए, जो रेडस्टोन का एक इस्तेमाल करके माइनक्राफ्ट में पोंग के धीमे अल्बेट फंक्शनल खेल बनाने में सक्षम था। और जबकि ये उपलब्धि प्रभावशाली है, तो इसकी तुलना उस कृष्ण प्रयास से नहीं की जा सकती जो माइनक्राफ्ट को फिर से माइनक्राफ्ट बना रहा था। आपने सही सुना, रेडस्टोन को चरम पर ले जाते हुए कुछ आविष्कारी गेमर सुमिरी, ओवर्टा और स्टैक डबल फ्लो काम पर लग गए। उनकी विशाल रचना पूरी तरह से बिना किसी मोड या हैक के इस्तेमाल की गई। उन्होंने बस रेडस्टोन का इस्तेमाल किया। जैसा कि आप देख सकते हैं, उन्होंने बहुत मुश्किल के साथ एक रियल वर्ल्ड के कंप्यूटर कंपोनेंट्स का मिरर बनाया, जिसमें शामिल है ग्राफिक्स प्रोसेसर, रैम और मेमोरी यूनिट। इसमें इनपुट्स एक विशाल कंट्रोलर्स की मदद से किया जाता है और आउटपुट को ईएल बड़ी स्क्रीन पर पेश कर दिया जाता है। जबकि खेल मोनोक्रोमैटिक और रूडिमेंट्री है, लेकिन फिर भी वे माइनक्राफ्ट के अंदर माइनक्राफ्ट ही हैं। इस माइनक्राफ्ट गेम के अंदर प्रतिकृति के महसूस की गई एक 3D दुनिया के साथ साथ 16 प्रकार के ब्लॉक, 32 आइटम और पूरी गेम में पाए जाने वाले बहुत सारे मैकेनिकल भी शामिल हैं। इसमें शामिल लोगों की जादूगरी और सरलता के बावजूद माइनक्राफ्ट इंसेप्शन मशीन के केवल कुछ हिस्सों में ही दिनों में खेल के एक ही फ्रेम को प्रस्तुत करने में सक्षम है। इसीलिए इंटरप्रेट टीम ने एक खास सर्वर बनाया जो खेल को उसकी सामान्य गति से लगभग 10,000 गुना ज्यादा तेजी से चला सकते हैं, जिससे उनकी रचना खेलने की योग्य हो जाती है। उम्मीद है मैं काफी लंबे समय तक जीवित रहूंगा और एक दिन इसका गवाह बनकर आऊंगा कि जो माइनक्राफ्ट के अंदर माइनक्राफ्ट में माइनक्राफ्ट चल रहा है। तो ये थे कुछ बड़े ब्रेन गेमिंग स्किल्स। आपको क्या लगता है, कोई आश्चर्यजनक उपलब्धियां हमने मिस की हैं? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।